का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संसद सत्र के 5वें दिन की कार्रवाई का हंगामेदार आगाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों ने नीट के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नीट का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत से पहले नीट को लेकर चर्चा की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप हर विषय पर बोल सकते हैं। वहीं विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में 21 घंटे की चर्चा तय की गई है। बीजेपी को 8 घंटे का समय अलॉट किया गया है। तो निश्चित तौर पर सड़क से लेकर संसद तक नीट में हुए धांधली का मामला गर्माता नजर आ रहा है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट तो क्या है? हाँ जी, देखा आपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफ़ी फटकार लगाई कि आप लोग जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फ़र्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी, क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे, उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल, खैर हमारा तो पहली टाइम है, पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूलकर वो अपनी ही जो है वहाँ पे मनमानी कर रहे थे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ जाएंगे। अभिनव, जाहिर सी बात है नीट का बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। सड़क से लेकर संसद तक यह मामला गरमाया हुआ है। आज हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा होनी थी, लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि पहले नीट में हुए धांधली को लेकर के सदन के अंदर चर्चा की जाए, उसके बाद अभिभाषण पर चर्चा शुरू की जाए, जाहिर सी बात है बवाल होना तय है। बिल्कुल, देखिए कल राष्ट्रपति ने अभिभाषण था जिसपे आज धन्यवाद हमारा था, जिसपे सभी को बोलने का मौका मिल रहा था। और जब बारी विपक्ष की आई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। नीट का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर सरकार पे राहुल गांधी ने तमाम वार किया और राहुल गांधी के अलावा तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भी लगातार नीट के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नीट के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नीट के मुद्दे को लेकर सरकार पर इस समय हमलावर है। नीट का मुद्दा जो है वो लगातार देखिए सड़क से लेकर सदन तक काफी गरमाया हुआ है और क्योंकि कई बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनसे जुड़े जो लोग हैं उनके भविष्य का सवाल है, तो कहीं ऐसे में देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जमीन से जुड़ा एकदम मुद्दा है जिसको विपक्ष इस बार बहुत ही अच्छे से समझ चुका है और इसीलिए सरकार को घेरने में लगातार वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और सरकार को भी इसके लिए बाध्य कर रहा है कि सरकार आके नीट के मुद्दे पे जवाब दे, क्योंकि एनटीए की ओर से कोई चूक हुई, ग्रेस मार्क्स में कोई चूक हुई या रिजल्ट गलत जारी हो गया, ये जो तमाम बातें तमाम मसले हैं इससे सरकार आके, ये शिक्षा मंत्री आके अपना रुख साफ करें। इसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आज जब सदन अभिनव, तो जिसके कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, इंडिया ब्लॉक के सारे दल उसमें शामिल हुए थे। संभवतः उसकी जो रणनीति थी उसका परिणाम रहा कि आज आते के साथ राहुल गांधी अभिभाषण पर चर्चा शुरू करने के बजाय नीट पर चर्चा की मांग कर दी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस खड़गे की आवाज से कल एक बैठक होती है जिसमें विपक्ष की तमाम पार्टियों के नेता पहुंचते हैं। वहां रणनीति बनाई जाती है कि आज जिससे अभिभाषण पे चर्चा होनी थी, विपक्ष को बोलने का मौका मिलना था। इस अभिभाषण के दौरान जो आज का पूरा दिन है वो नीट के मुद्दे को प्रमुखता से आज के दिन उठाया जाए और तय रणनीति के अनुसार विपक्षी दल के नेता जो है वो आज संसद पहुंचे। वहां उन्होंने जैसे ही उनको बोलने का मौका मिला, राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने शुरू से ही नीट के मुद्दे को बोला,
काफी हंगामा हुआ सदन में, जिसके बाद जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने स्थगित फिलहाल सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और अब देखने वाली बात है कि जब आगे सदन की कार्रवाई शुरू दोबारा होती है तो क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार विपक्ष इस मुद्दे को भुलाता हुआ नजर आ रहा है और ये मुद्दा लगातार सरकार की काफी किरकिरी कर रहा है। हालांकि सरकारें दावा कर रही हैं पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगी और तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। और तय रणनीति के अनुसार जो कल इंडिया अलायंस के पार्टियों ने तय किया था, कल खड़गे के आवास पे जो बैठक हुई थी, उसी के मुताबिक आज के पूरे दिन का कार्यक्रम जो था ये देखने को मिला है सदन में। और देखने वाली बात है कि आगे भी किस प्रकार से पार्टियां सरकार को इस मुद्दे पर घेरती नजर आएंगी। जी, जाहिर सी बात है अभिनव, 18वीं लोकसभा में एक सशक्त विपक्ष है और किसी भी मुद्दे को वो हल्के में जाने नहीं देना चाहते हैं। संभवतः यही वजह है कि कल दिल्ली में भी बैठकों का दौर सत्तारूढ़ दल में भी शामिल रहा। हमें लगता है कि सोमवार तक का वक्त सिर्फ इसलिए लिया गया है कि सरकार तब तक सीबीआई की कुछ कार्रवाई का जिक्र संसद के अंदर कर सके। चर्चा तो ये भी आ रही थी, खबर ये भी आ रही थी कि शायद सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि वो नीट पर अलग से चर्चा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नज़ारा आज देखने को मिला नहीं। बिल्कुल, देखिए सरकार लगातार नीट के मुद्दे से भाग नहीं सकती है। कल सदन, आज जो सदन का दिन था, इसके पहले कल बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी की ओर से भी बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा शामिल हुए, सत्ताधारी पार्टी के तमाम लोग शामिल हुए और वो भी लोग लगातार कहीं ना कहीं रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो नीट पेपर का जो पूरा मुद्दा है पेपर लीक का, इससे किस प्रकार से बचा जा सके, किस प्रकार से जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल किया जा सके। और इसको लेकर तमाम जो सरकार है वो कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब तक कोई तोड़ सरकार को नहीं मिल पाया है। और लेकिन सरकार इस तरह से इस मुद्दे से भाग नहीं सकती है। विपक्ष सरकार को इसके लिए जवाबदेही तय करने में जुटा हुआ है, क्योंकि विपक्ष इस बार काफी मजबूत होकर उभरा है, तो उसका पूरा फायदा विपक्ष इस बार लेना चाहता है। और देखिए सदन में आज विपक्ष ने जिस प्रकार से जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरा है, ऐसे ही अगले 5 साल में हम लोगों को तमाम नजारे देखने को मिलेंगे, जब नीट जैसे तमाम अन्य जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा और सरकार की भी जवाबदेही इन सब विषयों पे तय होनी चाहिए। अब जब सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लोकसभा की कार्रवाई, तो देखने वाली बात होगी सरकार क्या कुछ जवाब तैयार करके आती है। क्या शिक्षा मंत्री इन तमाम सवाल जो विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं इन पे कोई जवाब देते हैं, या फिर इसी तरह सदन में और हंगामा देखने को मिलता है। जी, अगर सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि सोमवार को भी गतिरोध संसद में साफ तौर पर नजर आएगा। अभिनव, बिल्कुल, देखिए सरकार अगर नीट के लिए चर्चा पे नहीं तैयार हो रही है और इस तरह अगर विपक्ष के सवालों से भाग रही है या अपनी जवाबदेही भी नहीं तय कर रही है, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सोमवार को इससे भी बड़ा एक हंगामा सदन के भीतर देखा जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से आज देखिए लगातार विपक्ष के तमाम नेताओं ने सरकार से सवाल किए, लेकिन सरकार के प्रति कोई भी अभी तक कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। या तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आगे आके अपनी बात रखनी चाहिए, या उनके तमाम जो अन्य मंत्री हैं या अन्य सांसद हैं उनमें से किसी एक को जवाब देना चाहिए, लेकिन कोई भी फिलहाल जवाब देने से कतरा रहा है, क्योंकि ये लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है और कहीं ना कहीं इसमें कई लोगों का जो भविष्य है वो दांव पे लगा हुआ है। क्या यह परीक्षा, इस परीक्षा में क्या कुछ होगा, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे क्या उसमें कमी रहेगी, ये तमाम जो विषय है इनसे आगे सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना होगा, तभी जाके जनता और जो विपक्ष है वो दोनों ही शांत हो गए। क्योंकि विपक्ष ने भी इस बात ठान लिया है कि सरकार को नीट पेपर लीक वाले मुद्दे में काफी जबरदस्त तरीके से घेरना है और उसी तय रणनीति के अनुसार लगातार विपक्ष काम करता हुआ नजर आ रहा है। और देखने वाली बात रहेगी कि इस बार जब विपक्ष सोमवार को जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होती है तब क्या होता है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने जब शपथ ली उस दौरान भी नीट और सेम के जो नारे थे वो लगातार सत्ताधारी पार्टी के प्रति विपक्ष के जो सांसद थे वो लगा रहे थे। जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने जा रहे थे। जी, जाहिर सी बात है इस मामले को काफ़ी गंभीरता से विपक्ष ले रहा है, ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से भी गंभीरता देखी जानी चाहिए। अभिनव, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये तो निश्चित तौर पर साफ तौर पर नज़ीर सामने देखने को मिल रहा है कि सड़क से लेकर संसद तक अब नीट पेपर लीक मामला बिल्कुल सरकार के गले का फांस बन गया है। एक और खबर है जो दूसरी अहम खबर के रूप में हम ले रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर में, वो ये पेपर लीक और फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। बेदीराम सरकारी परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक बवाल के बीच ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से बने विधायक बेदीराम अब ओम प्रकाश राजभर के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं।
एक तरफ जहां विधायक बेदीराम के वायरल वीडियो की गाजीपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर को दिल्ली तलब कर लिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि विधायक बेदीराम ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया है और ओम प्रकाश राजभर इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बेदीराम से जुड़े इस मुद्दे को प्राइम टीवी ने कल प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है और केंद्रीय नेतृत्व ने ओम प्रकाश राजभर को दिल्ली तलब कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में बेदीराम ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, कल दोपहर की चर्चा में हमने बेदीराम का काला चिट्ठा दिखाया था। उसके बाद से ही शासन प्रशासन से लेकर के सुहेलदेव और भारतीय समाज पार्टी में हड़कंप सा मच गया है। गाजीपुर पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है और दूसरी तरफ बताया ये जा रहा है कि जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी दिल्ली तलब कर लिया गया है। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई थी। चूँकि योगी मंत्रिमंडल में वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल किए हुए हैं, लिहाजा ये कहीं ना कहीं गले का फांस बन रहा है, क्योंकि यह मामला 3-4 दिन पहले का है और इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई न होना निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े कर रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। पटना से नीट पेपर धांधली मामले में जो गिरफ्तारी हुई है विजेंद्र गुप्ता की, उन्होंने बेदीराम का नाम लिया था। साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश के ये विधायक बहुत बड़े पेपर लीक माफिया हैं और उनका जो वीडियो वायरल हुआ है ये उस वीडियो का ही हिस्सा है जो आपके स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर एक ऐसे युवा जिससे इन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा वसूल किया था और वो वापस लेने पहुंचा था, लेकिन वो लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं, अपना काला चिट्ठा खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अनुराग, सवाल बहुत गंभीर है। बेदीराम को लेकर के जिस तरह से प्राइम टीवी ने यह मुद्दा उठाया है, इसमें क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है सामने? देखिए संजय जी, बेदीराम की बात करें तो किसी को नहीं पता है बेदीराम आखिर कहाँ गए। इस तरीके से पेपर लीक को लेकर के लिस्टिंग उनका सामने आया, जिसमें वो कहते सुने गए कि कोई भी सरकारी नौकरी हो वो आसानी से लगवा सकते हैं। उसके बाद से जिस तरीके से मीडिया ने उनका रुख किया, उसके बाद से बेदीराम लापता हो गए। बेदीराम के इतिहास की बात करें तो 10 साल पहले वो टीटी की नौकरी करते थे रेलवे में, और जब उन्होंने नौकरी छोड़ दी उसके बाद तमाम रेलवे की जो परीक्षाएं हुई उनमें खानवी में भी उनका नाम आता रहा। 2014 की जो सीपीएमसी का पेपर लीक का मामला था उसमें भी बेदीराम का नाम आया। तो तमाम इस तरह के जो मामले हैं वो पहले से ही बेदीराम से जुड़ते रहे। 2022 में जब वो विधायक बने तब भी बेदीराम को लेकर के सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं वो भी उनका नाम नौकरियों से लेकर जोड़ते रहे। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि बेदीराम का जो इतिहास है वो बताता है कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड रह रहे हैं। और नीट की जिस तरीके से पड़ताल की जा रही है, नीट में भी जिस तरह से विजेंद्र गुप्ता गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई तो उसमें भी उन्होंने जाहिर तौर से बेदीराम का नाम दिया। तो बेदीराम जो पहले ही पुराना इनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, पेपर लीक के मामले में पहले ही बदनाम रहे हैं। तो ऐसे में बेदीराम की धरपकड़ के लिए तमाम चीजों पर विचार किया जा रहा है। जिस तरह से गाजीपुर पुलिस की आप बात कर रहे थे, साथ ही एसटीएफ को भी लगाया गया है। एसटीएफ भी ये पड़ताल करेगी कि आखिर बेदीराम गए कहाँ है, आखिर बेदीराम क्या इस संडे में जो नीट का पेपर लीक हुआ है उस पूरे मामले में बेदीराम की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी जांच पड़ताल चल रही है। बेदीराम के जो आवास हैं या जो कार्यालय हैं वहाँ पर भी एसटीएफ की टीमें लगी हुई हैं। बेदीराम को पहले धरपकड़ की जा सके, उसके बाद उनसे पूछताछ की जा सके कि आखिर उनका कितना रोल है। तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं कि पेपर लीक को लेकर के बेदीराम की क्या भूमिका हो सकती है। इसी बीच में जो ओपी राजभर हैं, कल उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की थी और आज उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। तो सीएम योगी से मुलाकात के बाद तमाम ऐसे सवाल थे जिनका जवाब ओपी राजभर नहीं दे पाए हैं और दिल्ली भी आला कमान उन पर नजर बनाए हुए। अनुराग, जाहिर सी बात है, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि वो गरीब गुरबों की आवाज़ हैं, उनके न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और इतना बड़ा मामला सामने आ जा रहा है। आखिर किन परिस्थितियों में बेदीराम को, जब इनके खिलाफ ये पता है कि 1 साल ये जेल भी जा चुके हैं, एसटीएफ इनको गिरफ्तार भी कर चुकी है रेलवे भर्ती मामले को लेकर के, तमाम जो आप जिक्र कर रहे थे, 9 मुकदमे दर्ज हैं, उसके बावजूद इनको टिकट क्यों दिया? और जब टिकट दिया, चलिए विधायक भी बन गए, अब ये मामला खुल गया, तो उसके बाद ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं?
भाई उनको सार्वजनिक मंच पर आकर ये कहना चाहिए कि जिस मकसद से वो सुभाषपा का गठन किए हैं उस मकसद पर ये पलीता लगाने वाला विधायक है तो उसको बर्खास्त करें। स्पीकर को जा कर के अपनी ओर से नोटिस दें कि साहब इस विधायक का हमारे दल से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, सुभाषपा जो सुप्रीमो है उनके ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं कि आखिर बेदी राम को विधायकी का टिकट दिया ही क्यों गया, क्योंकि उनका पहला ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और जिस तरीके से तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर उन पर सवाल उठते रहे, आखिर वजह क्या रही और किस तरीके से वो जीत के आए। क्योंकि सबसे बड़ी बात आप ये भी देखिए कि बेदी राम को टिकट मिलने के बाद वो चुनाव भी जीते, तो लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता कोई कम नहीं है और वो पहले से इस चीज के लेकर बदनाम रहे कि पेपर लीक के तमाम ऐसे मामले रहे जिसपे उनकी धरपकड़ पहले भी होती रही है, गिरफ्तारी होती रही है। तो इन सारे मामलों को लेकर के उनके ऊपर आरोप हैं और जिस तरीके से जो स्टिंग सबके सामने आया उसमें वो कहते भी सुने जा रहे हैं कि भाई अगर किसी को पेपर वगैरह चाहिए होगा तो हम व्यवस्था कर देंगे और हम व्यवस्था पहले भी करते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बेदी राम के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं उसका एक तरीके से कबूलनामा सबके सामने है। उसके बाद से ही ये तमाम चीजें सवाल खड़े हो गए क्योंकि नीट पेपर लीक के मामले में तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं। जिस तरीके से आप देखिए बिहार से जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उड़ीसा से विजय गुप्ता गिरफ्तार किया। विजय गुप्ता वो शख्स है जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है नीट पेपर लीक मामले में। उसने भी ये बात कही है कि बेदी राम जो है उसका मास्टर रहा है, तो उससे ही उसने तमाम ऐसे गुण सीखे हैं जिससे वो पेपर लीक करता रहा है। तो अनुराग, निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है यह खुद ही बयां कर रहा है कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि 40-40 नौकरियां हम एक बार में दिलाते हैं, कई राज्यों में हमने नियुक्तियां कराई हैं और एक बार नौकरी हो गया मेरा काम ख़त्म। ये तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पर ये सोफा पर बैठे शख्स बेदी राम ही है, ये मैंने कल भी कहा था। वीडियो की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार को निश्चित तौर पर इस पर सख्ती से पेश आना चाहिए और गिरफ्तार करके जांच करानी चाहिए कि ये वीडियो अगर हकीकत में है तो इस दोषी सफ़ेद पोस्ट को जेल में डालना चाहिए। है कि जैसे ही आरोपी के ऊपर तमाम इस तरह के आरोप लग रहे हैं बेदी राम का, जिस आदमी को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिसको जांच एजेंसियों के पास होना चाहिए था, वो आखिर अंडरग्राउंड कैसे हो गया। जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ तब तो वो सबके सामने था। उसके 1-2 दिन तक बेदी राम बाहर घूम रहे थे और लेकिन पिछले 24 घंटे से उनका कोई अता पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में है, एजेंसियां कटघरे में है कि अगर कोई पर्सन जाकर उनका स्टिंग ऑपरेशन कर सकता है तो सरकारी एजेंसियां कहाँ चूक गई। बेदी राम को क्यों अब तक हिरासत में नहीं लिया गया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। इतनी बड़ी जो परीक्षा की लीक थी, इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा, उसमें पेपर लीक जैसी संभावनाएं कैसे सामने आ गई, तमाम धांधलियों की जो बात की जाती है वो कैसे निकल के आ गया। इस पूरे मामले को लेकर के एजेंसियां भी कटघरे में हैं और जवाब उनको भी देना है, साथ ही सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं उनको भी जवाब देना है कि आखिर ऐसे आदमी को भरोसा जिताकर उनको क्यों विधायकी का टिकट दिया। चलिए ठीक है अनुराग, तमाम इन सवालों का जवाब देना है। अनुराग ये नज़र रखिएगा कि शासन प्रशासन या एसटीएफ के स्तर से कोई कार्रवाई होती है तो मैं आपसे अपडेट लूँगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर बेदी राम का जो ये वीडियो आया है भूचाल मचा दिया है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, और प्राइम टीवी ने जिस तरह से इस खबर को आगे बढ़ाया था, जाहिर सी बात है उसका बड़ा असर होता हुआ दिख रहा है। ओम प्रकाश राजभर दिल्ली तलब कर लिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। 1 जुलाई से प्रदेश में लागू होने जा रहे 3 आपराधिक कानूनों को लेकर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने लखनऊ में पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि ब्रिटिश कानून की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होगी, क्योंकि भेदभाव को कम करना नए कानून की मूल भावना है। किसी भी निर्दोष को दंड न मिले, वादी का उत्पीड़न न हो, पुलिस कानून का यही काम है। देश में लागू हो रहे नए आपराधिक कानून से 3 वर्ष में लोगों को न्याय मिलेगा। शिकायत दायर करने के 3 दिनों में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी और आपराधिक चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर तकनीक का उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि देश में इन कानूनों को 25 दिसंबर 2023 को बनाया गया था, जिसके बाद से ही पुलिस और विधि अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ब्रिटिश कालीन जो हमारे तीनों लॉ थे, उनकी जगह जो नए कानून पार्लियामेंट ने पास किए, जिनको अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी का काउंटर पार्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी का पार्ट है, काउंटर पार्ट है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का काउंटर पार्ट है, उसको पास किया है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जो इसकी मूल भावना
नए कानूनों को पास करने में थी, इसके बारे में हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं उन्होंने दोनों सदनों में इस पर व्यापक चर्चा की और जो सबसे मूल भावना ये है कि तकनीक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करके डिस्क्रिशन को कम करना, चाहे वो आईओ का हो या किसी भी इस पूरे चेन में जुड़े हुए व्यक्ति का हो। चलिए, तो आप सुन रहे थे डीजीपी का बयान। इस खबर पर हम अपने सहयोगी कलीम से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। कलीम, जाहिर सी बात है 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो जाएंगे जो दिसंबर 2023 में संसद से पारित हो चुका है। बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है। लोगों को न्याय प्रक्रिया में आसानी होगी। महिला अपराध से जुड़े हुए मामलों में सख्त से सख्त प्रावधान किए गए हैं और साक्ष्य को लेकर के चाहे वो पुलिस की जांच हो या अदालतों में अपराधी की पेशी का मामला हो, पूरी वीडियोग्राफी होगी, साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा, ऑडियो वीडियो साक्ष्य मान्य होंगे। एक बड़ा बदलाव है, उसको लेकर के कितना तैयार है उत्तर प्रदेश पुलिस? देखिए, जिस तरीके से राजन की बात की जाए नए कानून को लेकर के पर इस मामले को लेकर के जो प्रावधान किए जा रहे थे, इस मामले को लेकर के लगातार मंथन भी चल रहा था। लेकिन अगर बात की जाए इस कानून को लागू करने को लेकर के, तो एक बार फिर से सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें बात की जाए यूपी के जो पुलिस मुखिया डीजीपी ए प्रशांत कुमार की या फिर एडीजी नवीन अरोड़ा की, क्योंकि दोनों ही इस सेमिनार में शामिल हुए थे और इस मामले को लेकर के लगातार जो पुलिसकर्मी है उन सभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। क्योंकि नए प्रावधानों की अगर बात की जाए महिला अपराधों को लेकर के, तो महिला अपराध को लेकर के भी ये कानून पूरी तरीके से सख्त किए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया को लेकर के, क्योंकि अगर 7 साल की सजाओं की बात की जाए या फिर कोर्ट में जो सुनवाई की बात की जाए, क्योंकि सुनवाई को लेकर के लगातार कई ऐसे तो आरोप भी लगते थे कि उनको सुनवाई की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही और उन जानकारियों को अब सीधा ऑनलाइन भी किया जाएगा। यानी कि अगर बात की जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑडियो को लेकर के, क्योंकि वो भी जो है लगातार जो पीड़ित पक्ष है वो पूरी तरीके से जान सकेगा। और अगर इसी के साथ अगर तीसरे कानून की बात की जाए, जिस तरीके से यौन शोषण मामलों को लेकर के कई बार झूठे मुकदमे भी लिखवाए जाते थे, तो उन झूठे मुकदमों को लेकर के भी साफ तौर से जो इन नए कानून में निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी झूठा मुकदमा नहीं लिखवा सकता है यौन शोषण मामलों को लेकर के, क्योंकि कई ऐसे मामलों में गंभीर आरोप भी लगे थे। इसके साथ ही अगर बात की जाए जिस तरीके से जो 7 सालों की सजा को लेकर के या फिर जो महिलाओं के प्रति जो अपराध है उन सभी अपराधों को लेकर के, सख्त कानून को लेकर के, तो उन सभी मामलों को लेकर के जो यूपी पुलिस की बात की जाए वो पूरी तरीके से तैयार होती हुई नजर आ रही, क्योंकि इन सभी मामलों को लेकर के जो पुलिसकर्मी है उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है फिलहाल। कलीम, जाहिर सी बात है ये प्रावधान मैं देख रहा था, कुछ चीज़ें तो बहुत ही बेहतर हुई हैं। एक तो 3 साल के भीतर आपराधिक मामलों में फैसला का आना, फैसला ऑनलाइन होना, जिससे हर कोई ये समझ सके कि मुझे किस मामले में क्या दिक्कतें हुई थी, किसकी वजह से मुझको दोषी करार दिया गया, कौन सी धाराएं लगाई गई थी। बहरहाल 3 दिन के भीतर एफआईआर होना किसी भी अपराध के मामले में। कई शिकायतें आपको ऐसी आती हैं, चूँकि आप अपराध से जुड़ी हुई खबरें लगातार कवर करते हैं, कि लोग दर के ठोकरें खाते हैं और उनकी मुकदमे नहीं दर्ज होते हैं। तो एक बड़ा ऐतिहासिक ये बदलाव देखने को मिलेगा कि 3 दिन में एफआईआर हो जाए और आपराधिक मामले में जो दोषी हो या निर्दोष हो वो 3 साल में ये तय हो जाएगा उसके लिए। देखिए, जिस तरीके से आप जो मुकदमों की बात की जाए, मुकदमे दर्ज करने को लेकर के पुलिस पहले तो हीला हवाली जो करती हुई नजर आती है, लेकिन जो नए कानून जो लागू हो रहे हैं उन कानूनों को लेकर के साफ तौर से जो भी वादी है वो अगर पुलिस के पास शिकायती पत्र लेके जाता है तो इन सभी मामलों में 3 दिनों के अंदर इस मामले में मुकदमा दर्ज करना होगा। मुकदमा दर्ज करते हुए जो वादी पक्ष यानी कि जो पीड़ित पक्ष है उसको इस पूरे मामले की जानकारी देनी होगी, क्योंकि अभी तक अगर तस्वीरों की बात की जाए, जिस तरीके से जो पुराने कानूनों की बात की जाए, तो उनमें जो पुलिस है मुकदमा न दर्ज करते हुए लगातार लोगों को गुमराह करती हुई नजर आती थी। ये कई गंभीर आरोप भी लगते थे, जिसके बाद अधिकारी इस मामले में सख्त होते थे, तब कहीं ना कहीं इस मामले में मुकदमे दर्ज होते थे। आखिरी सवाल कलीम, महिला अपराध को लेकर के इसमें काफ़ी सख्त प्रावधान देखने को मिल रहा है। गैंग रेप में 20 साल या मौत की सज़ा, तमाम तरह की चीज़ें हैं। अगर कोई भगोड़ा होता है तो 90 दिन के भीतर उस पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, अन्यथा आपको 45 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पेश कर देनी होगी। तो एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। अगर मुकदमों की बात की जाए तो मुकदमे में जो चार्जशीट की बात की जाए या फिर जो उसकी रिपोर्ट पूरी तैयार करने की बात की जाए वो लगभग 90 दिनों का समय मिलता था। लेकिन अगर महिला अपराधों की बात की जाए तो महिला अपराधों में जो अब का जो प्रावधान
लागू हो रहा है, तो उसमें साफ तौर से जो यौन शोषण के मामलों की अगर बात की जाए, महिला अपराध से संबंधित मामलों की बात की जाए, गैंगरेप जैसे मामलों की बात की जाए, तो इसमें साफ तौर से जो प्रावधान है उसमें साफ तौर से ये बताया गया है कि आजीवन कारावास या फिर जो सजाए मौत, इन दोनों की सजाओं का प्रावधान होगा। और इसके साथ ही जो मुकदमों के जो 90 दिनों का समय दिया था उसमें अब महिला अपराध से जुड़े हुए मामलों में 7 दिनों में पूरी जांच करके रिपोर्ट पूरी सौंपनी होगी, क्योंकि अभी तक जो गैंगरेपों की बात की जाए उसमें हिला हवाली करते हुए 90 दिनों का जो समय होता था उसको 1 साल तक घसीटा जाता था। और इसमें फास्ट ट्रैक की अगर बात की जाए, फास्ट ट्रैक में जो ये मामले चलते थे उसमें भी कहीं ना कहीं विचाराधीन मामले देखने को मिल रहे थे। चलिए, तो इन मामलों को लेकर के जो प्रावधान अब सख्त किए गए हैं नए कानून को लेकर के, तो उसको लेकर के पुलिस प्रक्रिया की बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से अब सख्त हो चुकी है और कहीं ना कहीं तैयार पूरी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कलीम। उम्मीद हम ये करते हैं कि निश्चित तौर पर जो नए कानून लागू होंगे तो उससे एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और जाहिर सी बात है जनता भी ये उम्मीद करती है कि सरकार उन्हें सुरक्षा दे सके। चौथी और आखिरी खबर, नई संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में स्थापित सेंगोल को लेकर राजनीतिक गलियारे में सियासत तेज हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सपा सांसद आर.के. चौधरी ने संसद में सेंगोल हटाकर उसकी जगह संविधान की कॉपी रखने की मांग कर दी है। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, जबकि सेंगोल राजतंत्र का। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजा राजवाड़े का राजमहल नहीं। उन्होंने सेंगोल पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि आज देश आज़ाद हो चुका है और यह संविधान से चलेगा या राजा के डंडे से। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि संसद भवन में सेंगोल हटाकर उसकी जगह भारतीय संविधान की विशालकाय प्रति स्थापित की जाए। आपको बता दें कि नए संसद भवन में सेंगोल लगाने के पहले से ही विपक्ष इसका विरोध करता रहा है। कांग्रेस सहित सभी प्रमुख विपक्षी दलों का कहना है कि सेंगोल राजशाही व्यवस्था का प्रतीक है, जबकि लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है सेंगोल को लेकर सियासत अपने चरम पर है। विपक्षी दलों का साफ तौर पर यह मानना है कि ये राजशाही का प्रतीक है। ऐसे में इस बात की मांग की जा रही है कि सेंगोल की जगह संविधान की एक विशालकाय प्रति संसद पटल पर रखा जाए। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सेंगोल को लेकर भी सियासत अपने चरम पर है। तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज।
BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच। अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी।